चलो देखा जाए। तो इसमें देखो हम लोग का पहला क्वेश्चन है रियल नंबर से, कि क्वेश्चन नंबर 1 यहाँ पे हम लोग ले रहे हैं कि 3 कंटेनर्स कंटेनिंग 54 लीटर्स 84 लीटर्स, कि 3 कंटेनर्स सही है, ये दिखना चाहिए। देखो ब्लैक सही लिखते हैं। तो देखो हम लोग पहला क्वेश्चन ले रहे हैं, 3 कंटेनर्स containing 54 liters 84 liters containing 54 liters 84 liters and 108 liters of milk, 84 liters and 108 liters of milk. Find the measurement of the largest cup. Find the measurement of 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 largest cup that can measure the milk of above 3 containers exactly. That can measure the milk of above 3 containers एग्जैक्टली। यही पहला क्वेश्चन हम लोग लिया। तो सिंपल हम लोग को दिखाई पड़ रहा है नहीं कि ये कौन सा केस है, तो ये एलसीएम वाला केस, एचसीएफ वाला केस है। क्या लेना होगा हम लोग को कि हर एक कंटेनर का कैपेसिटी या वॉल्यूम दिया हुआ है, ठीक है। तो पहले कंटेनर का वॉल्यूम दिया हुआ है, वॉल्यूम 1 कितना दिया हुआ है, तो वॉल्यूम ऑफ फर्स्ट कंटेनर क्या है, तो वॉल्यूम ऑफ फर्स्ट कंटेनर है 54 लीटर्स। तो हम लोग को उतना नहीं लिखना है, ठीक है। वॉल्यूम ऑफ सेकेंड कंटेनर कितना हो गया, तो वो कितना है 84 लीटर्स। एंड वॉल्यूम ऑफ थर्ड कंटेनर कितना है, तो वो है 108 लीटर्स। हम लोग को फिजिकली उतना नहीं जाना है, हम लोग को सीधे एचसीएफ लेना है। तो 54 का प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो कितना हो गया, 27 इंटू 2 होता है, तो ये कितना हो गया 2 टू द पावर 1 इंटू 3 टू द पावर 3। फिर 84 का करेंगे हम लोग, तो 84 क्या होता है, तो 7 12 जा और 12 क्या हो गया, तो 2 स्क्वायर इंटू 3 टू द पावर 1 इंटू 7 टू द पावर 1। फिर जो मेरा लास्ट नंबर है वो कितना है 108 है। तो 108 का मीनिंग क्या हो गया, तो 108 हो गया 27 4 जा, 27 4 जा, तो 27 4 जा मीन्स 2 स्क्वायर इंटू 3 टू द पावर 3। सारा नंबर्स लिख दिए हम लोग, सारा नंबर्स लिख दिए, ठीक है। थोड़ा सा इसको हम लोग को ऊपर करना पड़ेगा, ये छिप गया है, ठीक है। तो अभी दिख रहा है, ठीक है। तो ध्यान से देखा जाए तो एचसीएफ क्या हो जाएगा, तो एचसीएफ यहाँ पे क्या होगा, तो जो कॉमन बेस है उसको लिए और उसका लिए उसका लोवेस्ट पावर। तो 2 का लोवेस्ट पावर कितना है 1, यहाँ पे कॉमन बेस क्या है 3 सब में है,
और 3 का लोवेस्ट पावर कितना है 1, 7 हर जगह कॉमन है नहीं, तो ये मेरा HCF कितना आ गया 6। तो जो हाईएस्ट कप्स का साइज होगा जिससे इस तीनों कंटेनर के मिल्क को हम लोग एग्जैक्टली मेजर कर पाएंगे, जिससे इस तीनों कंटेनर के मिल्क को हम लोग एग्जैक्टली मेजर कर पाएंगे, तो वो क्या होगा, ठीक है। तो रिक्वायर्ड साइज, रिक्वायर्ड वॉल्यूम ऑफ कप ऑफ क्या बोला है, हाईएस्ट साइज क्या बोला वहाँ पे, लैंग्वेज क्या यूज किया है, ठीक है। कप दैट कैन मेजर द मिल्क ऑफ एबव 3 कंटेनर्स एग्जैक्टली, फाइंड द मेजर ऑफ द लार्जेस्ट कप, द रिक्वायर्ड वॉल्यूम ऑफ द लार्जेस्ट कप, रिक्वायर्ड वॉल्यूम ऑफ द लार्जेस्ट कप, रिक्वायर्ड वॉल्यूम ऑफ द लार्जेस्ट कप इक्वल्स क्या हो जाएगा, सिंपली 6 लीटर्स। ये हमारा आंसर हो गया सिंपल। रिक्वायर्ड वॉल्यूम ऑफ लार्जेस्ट कप, ये हमारा क्या हो गया 6 लीटर्स, ठीक है। तो क्लियर है, ये सिंपल है, इसमें कुछ नहीं करना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग लेते हैं। तो इसी को हम लोग स्क्रॉल करते हैं। तो हम हार्ड कॉपी से ही इसको हमको लेना मेरे लिए ज़्यादा आसान होगा, क्वेश्चन को हार्ड कॉपी से ही लेना मेरे लिए ज़्यादा आसान है, ठीक है। वहाँ से भी हमको लिखना ही पड़ रहा है, हम हार्ड कॉपी से ही लिख लेंगे। तो देखो सेकंड क्वेश्चन लेते हैं। तो इससे अच्छा हम अपने व्हाइट बोर्ड में चले जाते हैं, है ना। चलो इससे अच्छा हम यहाँ पे आ जाएं। तो देखो सेकंड क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। If m/2 and n/2 are zeros of the quadratic polynomial, if m/2 and n/2, if m/2 and n/2 are zeros of the quadratic polynomial, m/2 and n/2 are zeros of the quadratic polynomial, zeros of the quadratic polynomial, zeros of the quadratic polynomial or zeros of the quadratic polynomial 3x squared plus 5x plus 7, 3x squared plus 5x plus 7. Then find the quadratic polynomial, 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 then find the quadratic polynomial whose zeros are, whose zeros are 2m plus 3n, 2m plus 3n and 3m plus 2n and 3m plus 2n, ठीक है। तो इसमें जो सबसे बेसिक कॉन्सेप्ट यूज होगा वो क्या होगा, इसके अंदर जो सबसे बेसिक कॉन्सेप्ट यूज होगा वो क्या होगा। तो गौर से देखो कि तुम्हारे पास एक पॉलिनोमियल है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है 3x स्क्वायर्ड प्लस 5x प्लस 7। तो यहाँ पे क्या कहा गया है, इसका जीरोज क्या क्या है। तो तुम्हारा एक पॉलिनोमियल px ऐसा था और इसका जीरोज है m/2 एंड n/2। तो यहाँ पे सम ऑफ दी जीरोज m/2 प्लस n/2 कितना हो जाएगा। तो ये माइनस बी बाई ए हो गया, कितना हो गया माइनस बी बाई ए। तो यहाँ से m प्लस n इक्वल्स क्या हो गया, तो ये हो गया -10/3, पहला इक्वेशन। अगेन प्रोडक्ट ऑफ जीरोज क्या हो जाएगा, तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोज क्या हो जाएगा, तो n/2 मल्टीप्लाइड बाई n/2 इक्वल्स क्या होगा c/a। तो इक्वल्स हो जाएगा c/a, तो ये हो गया 7/3,
यानी यहाँ से mn का वैल्यू कितना हो गया, तो mn का वैल्यू हो गया 28/3। ये दो इन्फॉर्मेशन हमको मिला, ये दो इन्फॉर्मेशन हम लोगों को मिला, ठीक है। अब सुनना, तो एक इंटरेस्टिंग चीज हम लोग के लिए क्या है कि अगर हमको पॉलिनोमियल का जीरोज दिया हुआ है तो पॉलिनोमियल कैसे क्रिएट होता है, तो ध्यान सुनना। तो इफ अल्फा एंड बीटा आर जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल, इफ अल्फा एंड बीटा आर जीरोज ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आर जीरोज ऑफ द क्वाड्रेटिक polynomial, if alpha and beta are zeros of the quadratic polynomial, then वो जो पॉलिनोमियल fx उसको हम लोग कैसे लिख पाएंगे, तो उसको हम लोग लिखते हैं कि सम a टाइम्स एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी लिखते हैं। क्या लिखते हैं कि सम a नॉट इक्वल टू जीरो, इसको हम लोग क्या लिखेंगे कि सम a नॉट इक्वल टू जीरो, कि यहाँ पे तुम्हारा a क्या है, तो a सम नॉट इक्वल टू जीरो, तो यहाँ पे जो भी मेरा a है वो क्या है, नॉट इक्वल टू जीरो है, ठीक है। कि यहाँ पे जो मेरा a है वो नॉट इक्वल टू जीरो है, कि यहाँ पे मेरा a क्या है, नॉट इक्वल टू जीरो। कि इस चीज़ पे हम लोग गौर कर रहे हैं कि यहाँ पे a मेरा नॉट इक्वल टू जीरो है, a इज नॉट इक्वल टू जीरो, ठीक है। इतनी बात हो गई। तो जहाँ पे s क्या हो गया, सम ऑफ द जीरोज, और p क्या हो गया, प्रोडक्ट ऑफ द जीरोज। कि वेयर s इज, तो वेयर s इज सम ऑफ द जीरोज, सम ऑफ द जीरोज, एंड p इज प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, p इज प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। तो अब यहाँ पे जो तुम्हारा सम ऑफ द जीरोज है वो कितना हो जाएगा, तो बोला है कि जो नया रूट्स है, तो एक रूट है हो गया है तुम्हारा 2m प्लस 3n और दूसरा क्या है 3m प्लस 2n, तो सम ऑफ द जीरोज कितना हो गया, तो 2m प्लस 3n प्लस 3m प्लस 2n, तो ये कितना हो गया 5m प्लस 5n हुआ, यानी 5 टाइम्स m प्लस n हो गया, यानी 5 टाइम्स m प्लस n हुआ। एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोज p कितना हो जाएगा, तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोज कितना हो जाएगा, तो 2m प्लस 3n, तो ये हो गया 2m प्लस 3n इंटू कितना हो जाएगा 3m प्लस 2n होगा। ध्यान से देख लो कि प्रोडक्ट ऑफ जीरोज इतना हो गया, सम ऑफ जीरोज दिख रहा है कि 5 टाइम्स m प्लस n हो गया, तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोज कितना हो गया, तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोज कितना हो गया हमारा, तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोज भी हमको दिखने लगा कि मेरा प्रोडक्ट ऑफ जीरोज ऐसा कुछ हो गया। तो अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, देखो तो 6m स्क्वायर्ड, डायरेक्ट टर्म 2m इंटू 3m प्लस डायरेक्ट टर्म 3n इंटू 2n, तो 6n स्क्वायर, प्लस क्रॉस टर्म में क्या क्या आएगा, तो यहाँ से 2m इंटू यहाँ से 2n, तो 4mn हो गया, नहीं यहाँ से 2m इंटू 2n, ठीक लिखा है ना, देखो 2m प्लस 3n एंड 3m प्लस 2n, ठीक है। तो क्रॉस टर्म, तो यहाँ से 2m और यहाँ से 2n, तो कितना हो गया 4mn हो गया, और यहाँ से 3n इंटू 3m, तो कितना हो गया 9mn हो गया। यानी तुम देखो ध्यान से, तो ये 6m स्क्वायर्ड प्लस 6n स्क्वायर्ड प्लस हो गया तुम्हारा 13mn, और इसको हम लोग थोड़ा सा अगर केयरफुली लिखो तो ये 6 टाइम्स m प्लस n का होल स्क्वायर प्लस mn, ये है कि नहीं बताओ, कि 6 को कॉमन लिए तो ब्रैकेट के अंदर क्या जाएगा m, 6 को कॉमन लिए तो ब्रैकेट के अंदर हो जाता है m, उस 13mn को लिख लेते हैं 12mn प्लस mn, उस 13mn को लिख लेते हैं 12mn प्लस mn, और 6 को कॉमन ले लेते हैं, ठीक है। कि एक स्टेप और लिख देते हैं, कोई कन्फ्यूजन नहीं हो, एक स्टेप और लिख देते हैं, किसको ऐसे लिख लिए कि 6m स्क्वायर्ड प्लस 6n स्क्वायर्ड, 13mn को लिख लिया 12mn प्लस mn, और इस सारे में अब देखो 6 को कॉमन लेंगे तो अब इस स्टेप को डायरेक्ट लिख देते हैं, तो m स्क्वायर्ड प्लस n स्क्वायर्ड प्लस 2mn हो जाएगा, तो m प्लस n का क्या हो गया होल स्क्वायर प्लस mn। अब हम लोग को सारा कुछ पता है,
m प्लस एन का भी वैल्यू पता है और एम एन का भी वैल्यू पता है, तो m प्लस एन का वैल्यू पता है -10/3, तो ये हो जाएगा 6 इंटू उसका होल स्क्वायर करेंगे तो 100/9 प्लस एम एन का वैल्यू पता है 28/3, तो ये तो थोड़ा यहाँ पे सिंप्लीफाई होगा, 3 2 जा 3 3 3 3 जा, तो ये थोड़ा सा यहाँ पे आके सिंप्लीफाई हो रहा है, तो ये हो गया हम लोग का 200/3 प्लस 28/3, तो ये फाइनली हो गया 228 डिवाइडेड बाई 3, ये फाइनली हम लोग का हो गया 228 डिवाइड बाई 3। ठीक है, तो कुछ तो करना है नहीं हम लोग को, दिया हुआ है कि राइट एंगल ट्रायंगल के अंदर ये सारा कुछ है, और एंगल सी क्या है इसमें, तो एंगल सी तुम्हारा इसमें राइट एंगल, एंगल सी क्या है, राइट एंगल है। तो हम लोग अपने सिलेबस में देखो यहाँ पे क्या करना है, सिंपल है, tan ऑफ सी माइनस बी माइनस ए इक्वल्स 0 है, यानी एंगल सी माइनस बी माइनस ए, कोई भी जो एंगल है, नहीं ट्रायंगल का एंगल है, ठीक है, तो इसको हम लोग क्या लेंगे, तो ट्रायंगल का एंगल जो होगा फिजिकली वो क्या होगा 0 से 180 के बीच में ही होगा, तो हम लोग यहाँ पे स्पेशल केस में इसका वैल्यू हम लोग कितना ले रहे हैं, 0 लिए, किससे इक्वेट किया इसको हम लोग, ठीक है, तो अपने सिलेबस हम लोग इतना ही करेंगे, तो सी इक्वल्स कितना हो गया बी प्लस ए, पहला इक्वेशन, नहीं अब देखो सी का वैल्यू क्या दिया हुआ है 90 डिग्री, सी का वैल्यू क्या दिया हुआ है, तो एक इक्वेशन यहीं पे बन गया कि a प्लस बी का वैल्यू कितना हो गया 90 डिग्री, पहला इक्वेशन बन गया। अब दूसरा इक्वेशन, तो tan ऑफ, दूसरा इक्वेशन क्या है, तो tan ऑफ b प्लस सी माइनस ए, tan ऑफ b प्लस सी माइनस ए का वैल्यू दिया हुआ है √3, यानी b प्लस सी माइनस ए का वैल्यू कितना होगा 60 डिग्री, कितना होगा 60 डिग्री, और c तुम्हारा खुद क्या है 90 डिग्री, c तुम्हारा खुद क्या है, तो b माइनस ए, c को तुम उठा के इधर ले आओगे, तो c को उठा के इधर ले आए तो c तुम्हारा खुद 90 डिग्री था, c क्या था तुम्हारा खुद 90 डिग्री था, तो c खुद यहाँ पे 90 डिग्री था, ठीक है, तो यहां से हम लोग देख रहे हैं कि b माइनस ए हो गया -30 डिग्री, b माइनस ए कितना हो गया, और एक माइनस से बोथ साइड मल्टीप्लाई कर दिया तो a माइनस बी कितना हो गया 30 डिग्री, बहुत सिंपल हो गया अब ये, तब a प्लस बी दिया हुआ है, a माइनस बी दिया हुआ है, कि a प्लस बी का वैल्यू दिया हुआ है 90 डिग्री, a प्लस बी का वैल्यू दिया हुआ है 90 डिग्री, एंड a माइनस बी का वैल्यू दिया हुआ है 30 डिग्री, दोनों को ऐड कर दिए, दोनों को ऐड हम लोग कर दिए, तो 2a इक्वल्स कितना हो गया 120 डिग्री, तो a का वैल्यू कितना हो गया 60 डिग्री, एंड a का वैल्यू 60 हो जाएगा, यहाँ पे a का वैल्यू रख देंगे, तो b का वैल्यू कितना हो गया 30 डिग्री, तो यही मेरा आंसर हो गया कि a का वैल्यू 30 एंड b, a का वैल्यू 60 एंड b का वैल्यू 30 डिग्री, नहीं ठीक है, ठीक है, तो एक नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं हम लोग, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं,
so that क्वेश्चन नंबर 4 होगा ना कि 3 5 क्वेश्चन नंबर 5 कि so that the quadratic equation so that the quadratic equation have real roots so that this quadratic equation have real roots so that this quadratic equation have real roots. तो क्या क्वाड्रेटिक इक्वेशन है? तो इक्वेशन है 4x स्क्वायर्ड माइनस 4a क्यूब्ड टाइम्स x प्लस a टू द पावर 6 माइनस b टू द पावर 6 इक्वल्स 0. If the real roots exist, find them. If the real roots exist, then find them. है ना? तो जैसे हम लोग को बोल रहा है कि सो दैट दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैव रियल रूट्स, तो रियल रूट्स है मतलब डी क्या होना चाहिए? ग्रेटर देन इक्वल टू 0 नहीं? तो सबसे पहला काम क्या करेंगे हम लोग? इसका डिस्क्रिमिनेंट निकालेंगे. इसका डिस्क्रिमिनेंट डी क्या होगा? तो ये हो जाएगा माइनस 4a³ का होल स्क्वायर b स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए का वैल्यू 4 है एंड c का वैल्यू कितना हो गया? a टू द पावर 6 माइनस b टू द पावर 6. ये तो समझ में आ रहा है हम लोग को? ये तो हम लोग को समझ में आ रहा है. तो ये हो गया 16a टू द पावर 6 माइनस 16a टू द पावर 6 और माइनस माइनस प्लस 16b टू द पावर 6 और ये कैंसिल हो गया और ये हो गया 4b क्यूब्ड का होल स्क्वायर. ये क्या हो गया? 4b क्यूब्ड का होल स्क्वायर, जो कि आराम से दिख रहा है दिस इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0. किसी भी रियल नंबर का होल स्क्वायर कि बी क्यूब पॉजिटिव भी हो सकता है, बी क्यूब निगेटिव भी हो सकता है. बी अगर कोई रियल नंबर है तो बी क्यूब पॉजिटिव भी हो सकता है, बी क्यूब निगेटिव भी हो सकता है. उसको तुम 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो बी क्यूब को 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो पॉजिटिव भी हो सकता है, निगेटिव. जैसे ही होल स्क्वायर करेंगे वो क्या हो जाएगा? ग्रेटर देन इक्वल टू 0. तो ये जो डिस्क्रिमिनेंट दिखने लगा वो क्या है? ग्रेटर देन इक्वल टू 0. तो सिंस दी इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 तो हियर रूट्स आर रियल. अब रियल रूट हो गया तो तुमको रूट्स निकालना है. तो देखो रूट्स निकालते हैं. तुम तो क्वाड्रेटिक फार्मूला से भी निकाल सकते थे, और बिना क्वाड्रेटिक फार्मूला के भी निकाल सकते हैं, फैक्टराइजेशन से भी निकाल सकते हैं. तो क्वाड्रेटिक फार्मूला से तो कोई भी निकालेगा तो थोड़ा सा इसको हम फैक्टराइजेशन से कर देते हैं. तो फैक्टराइजेशन से कैसे करेंगे वो देखो. तो थोड़ा सा इसको ऊपर कर लिया जाए. तो हमारा ये जो इक्वेशन है 4x स्क्वायर्ड माइनस 4a क्यूब्ड x प्लस, तो इसको हम लोग लिखो a क्यूब्ड प्लस b क्यूब्ड मल्टीप्लाइड बाई a क्यूब्ड माइनस b क्यूब्ड. ऐसा हम लोग लिख सकते हैं. a6 माइनस b6 को हम लोग ऐसा लिख सकते हैं. तो यहाँ पे हम लोग क्लियरली क्या दिख रहा है? 2 फैक्टर्स दिख गया और यहाँ पे है मेरे पास 4, यहाँ पे है मेरे पास 4. तो हम लोग किसको फैक्टराइज करेंगे? तो एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट है 4 और कांस्टेंट टर्म में ये आ रहा है, दोनों के प्रोडक्ट को हम लोग फैक्टराइज करेंगे. तो हम लोग यहाँ पे इसको ऐसे लिख रहे हैं. तो सोचो एक 2 को इससे एसोसिएट कर रहे हैं, एक 2 को इससे एसोसिएट कर रहे हैं और ऐसे लिख रहे हैं. जो 4a क्यूब्ड है ये क्रिएट करने के लिए ऐसे लिख रहे हैं.
कि 4a क्यूब्ड क्रिएट करने के लिए ऐसा लिख रहा है। तो एक बार तो पहले तुम लिख दिए a क्यूब्ड प्लस b क्यूब्ड, 2 से मल्टीप्लाई कर दिए, और हमको माइनस में चाहिए, तो हमको माइनस में चाहिए तो पहले हमको माइनस वाला लिखना होगा। तो ध्यान से देखो, ऐसे लिख रहे हैं कि 2a क्यूब्ड माइनस b क्यूब्ड, ठीक है, और हमको -4a क्यूब्ड चाहिए, किसी को लिखे कोई फर्क इससे पड़ता नहीं, प्लस 2 टाइम्स a क्यूब्ड माइनस b क्यूब्ड ऐसे लिख दिए, प्लस ये हो गया तुम्हारा a क्यूब्ड प्लस b क्यूब्ड मल्टीप्लाइड बाई a क्यूब्ड माइनस b क्यूब्ड। तो ध्यान से देखो, यहां से तुम्हारा प्लस b क्यूब्ड माइनस b क्यूब्ड कैंसिल, वो हो गया कैंसिल, एंड फाइनली हम लोग का कितना आ जाएगा, ठीक है, कि वो हो गया हमारा कैंसिल। तो यहां से देखो, ये प्लस b क्यूब्ड माइनस b क्यूब्ड कैंसिल, 2a क्यूब्ड प्लस 2a क्यूब्ड 4a क्यूब्ड हो गया, माइनस साइन आ गया। तो जो हम लोग को चेक करना था, तो हम लोग को क्या करना था कि इस दोनों का सम तो आ गया -4a क्यूब्ड x। अब माइनस तो दोनों में लगा हुआ है ना, माइनस यहाँ पे भी लगा हुआ है, माइनस यहाँ पे भी लगा हुआ, प्रोडक्ट चेक करो तो -2 इंटू -2 क्या हो जाएगा +4, और वो तो आ ही रहा। तब इसको स्प्लिट कर दिए, तो समझाने के लिए तुमको थोड़ा सा टाइम ले लिए, इसको स्प्लिट कर दे रहे हैं। तो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से आराम से हम लोग को बनेगा, लेकिन डिस्कस कर रहे हैं इसलिए हम इसको थोड़ा सा फैक्टराइज कर दिए। तो ये हो गया मेरा 4x² माइनस 2 टाइम्स, अब यहाँ पे x से भी तो मल्टीप्लाई करना है, यहाँ पे हम लोग को x से भी तो मल्टीप्लाई करना था, प्लस x टाइम्स दिस थिंग, प्लस x टाइम्स दिस थिंग, कि यहाँ पे हम लोग को इसको x से मल्टीप्लाई भी करना था, कर्ली ब्रैकेट क्लोज टाइम्स x, एंड ये है आपका a क्यूब्ड प्लस b क्यूब्ड इंटू a क्यूब माइनस b क्यूब्ड। तो दोनों को अलग अलग हम लोग फैक्टराइज करो, तो -2 टाइम्स ये हो गया a क्यूब्ड प्लस b क्यूब्ड टाइम्स x, -2 टाइम्स a क्यूब्ड माइनस b क्यूब्ड टाइम्स x, प्लस a क्यूब्ड प्लस b क्यूब्ड इंटू a क्यूब्ड माइनस b क्यूब्ड इक्वल्स 0। इतनी बात हो गई। तो अब देखो इस दोनों में क्या कॉमन है, तो 2x कॉमन दिख रहा है यहाँ पे, तो इनफैक्ट हम लोग को x का वैल्यू निकालना है, हम लोग 4x कॉमन ले लो, क्या कॉमन ले लो, या चलेगा वो भी चलेगा, ठीक है। तो 2x तुम 4x को कॉमन ले लो, डायरेक्ट मेरा x आएगा, ठीक है। तो 4x को कॉमन लिए, तो 4x को कॉमन लेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो x माइनस ये हो जाएगा a क्यूब्ड प्लस b क्यूब्ड डिवाइडेड बाई 2, बोलो होगा ऐसा। अगर 4x को कॉमन लेंगे तो x माइनस a क्यूब्ड प्लस b क्यूब्ड डिवाइड बाई 2। अब इस दोनों में कॉमन ले लेते हैं, -2 टाइम्स a क्यूब्ड माइनस b क्यूब्ड को कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा x, और 2 टाइम्स लिए हो तो यहाँ पे क्या बच जाएगा, तो यहाँ पे बच जाएगा a क्यूब्ड प्लस b क्यूब्ड बाई 2 बचेगा, इक्वल्स 0। बोले समझ रहा है, ऐसा बचा। ठीक है, अब तुम देख रहे हो एक फैक्टर तुम्हारे सामने है, तो एक फैक्टर तुम्हारे सामने है, ये क्या है, ये तो ये फैक्टर तुम्हारे सामने है। तो एक फैक्टर हो गया तुम्हारा x माइनस a क्यूब्ड प्लस b क्यूब्ड बाई 2, और दूसरा फैक्टर हो गया 4x माइनस 2 टाइम्स a क्यूब्ड माइनस b क्यूब्ड, ऐसा हुआ। तो इससे हम लोग एक 4 कॉमन ले लेते हैं, तो हो गया x माइनस a क्यूब्ड प्लस b क्यूब्ड बाई 2,
और इससे 4 कॉमन ले लिए तो यहाँ पे क्या बच जाएगा, इंटू 4 इंटू, तो x माइनस ये हो जाएगा a क्यूब्ड माइनस b क्यूब्ड बाई 2। तो क्लियरली हम लोग को दिखने लगा। तो x का वैल्यू या तो a क्यूब्ड प्लस b क्यूब्ड बाई 2 होगा पहला सॉल्यूशन, या x का वैल्यू क्या होगा, a क्यूब्ड माइनस b क्यूब्ड बाई 2। दो सॉल्यूशन आ गया, दोनों रियल सॉल्यूशन आ गया। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से हम लोग करते एक लाइन में बनता, उसी से करेंगे भी, है ना। ज़्यादा हम लोग वहाँ पर दिमाग नहीं लगाएंगे, लेकिन चलो समझा रहे थे इसलिए हम फैक्टराइज कर दिए। लेकिन हम लोग बनाते हैं क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से एक लाइन में आता है, हम लोग को आंसर लाने से मतलब। ठीक है, तो ये तो कहीं पे कट भी गया। ठीक है, तो अब ये विजिबल फ्रेम में है, क्लियर है। ठीक है, नेक्स्ट देखो, एक क्वेश्चन हम लोग जो गलत किए हैं, ठीक है, वो मीन मोड और मीडियन के रेशियो पे था, मीन मोड और मीडियन के रेशियो पे था। तो वो क्वेश्चन था आपका, ध्यान से देखिए, क्वेश्चन नंबर 6 होगा ना ये, क्वेश्चन नंबर 6। For a data mean is to median equals 5:4. For a data mean is to median equals 5:4. Mean is to median equals 5:4. Then mode is to median is equal to, then mode is to median is equal to, then mode is to median is equal to। तो ऑप्शन है यहाँ पे, तो फर्स्ट ऑप्शन है 1:2, फर्स्ट ऑप्शन है 1:2, सेकंड ऑप्शन है 2:1, थर्ड ऑप्शन है 4:5 एंड फिफ्थ ऑप्शन है 3:2। और हम लोग इसको कैसे बनाएंगे, कौन सा फॉर्मूला यूज करने वाला है, इम्प्रिकल फॉर्मूला। कौन सा यूज करने वाला है, इम्प्रिकल फॉर्मूला हम लोग यूज करने वाला है। नहीं तो बस कर लेना। तो तुम यहाँ पे देखो कि गिवन है कि मीन डिवाइडेड बाय मीडियन इक्वल्स कितना है, तो मीन डिवाइडेड बाय मीडियन इक्वल्स है 5/4। तो इसको हम लोग लिख रहे हैं मीन डिवाइडेड बाय 5 इक्वल्स मीडियन डिवाइडेड बाय 4 इक्वल्स के। लिख लिए इसको, कोई समस्या है। तो यहाँ से मेरा मीन इक्वल्स कितना हो गया, तो यहाँ से मेरा मीन इक्वल्स हो गया 5k एंड मीडियन इक्वल्स कितना हो गया 4k। कोई दिक्कत नहीं है। अब हम लोग आएगा इम्प्रिकल फॉर्मूला, हम लोग गलत बनाया था इसीलिए इस क्वेश्चन को पिक किया। तो हम लोग आएगा इम्प्रिकल फॉर्मूला, तो 1 टाइम्स मोड प्लस 2 टाइम्स मीन इक्वल्स क्या होता है 3 टाइम्स मीडियन होता है प्रभु। तो आपको तो मोड निकालना है। मीडियन का वैल्यू यहाँ पे कितना है 4k, तो 2 टाइम्स 4k कितना हो गया ये 8k, कितना हो गया ये 8k प्लस 3 टाइम्स मीडियन, मीडियन कितना दिया हुआ है 5k, तो 3 टाइम्स 5k कितना हो गया 2 टाइम्स मीन है ना, यहाँ पे मीन का वैल्यू 5k है। ठीक है, तो मोड प्लस मीन का वैल्यू यहाँ पे कितना है 5k, तो 2 टाइम्स 5k वाला कितना हो गया 10k, ये वाला कितना हो गया 10k प्लस 3 टाइम्स मीडियन, तो 3 टाइम्स 4k कितना हो गया 12k। तो यहाँ से मेरा मोड निकल गया, यहाँ से मेरा मोड निकल गया और मोड का वैल्यू कितना आ गया 2k। अब हमको रेशियो किसका चाहिए, तो मोड इज टू मीडियन चाहिए। तो नाउ मोड इज टू मीडियन, तो मोड डिवाइडेड बाय मीडियन, तो मोड का वैल्यू हो गया 2k और मीडियन वहाँ पे कितना लिखा हुआ था 4k। तो ये रेशियो कितना आया
1/2, तो लोग लिख दिए इसको 2:1। हम लोग इसको क्या लिख दिया एग्जाम में 2:1, बहुत मैक्सिमम लोग। ठीक है, क्लियर, आगे बढ़े। ठीक है, देखो ये क्वेश्चन लिया जाए, इसको हम लोग याद रखेंगे, है ना। क्वेश्चन नंबर कितना, 7 है ना, 6 की 7। तो देखो, ए ट्रायंगल ABC इज सर्कमस्क्राइब, ए ट्रायंगल ABC सर्कमस्क्राइब ए सर्किल, ए ट्रायंगल ABC circumscribes, a triangle ABC circumscribes a circle having sides 13, 14 and 15 centimeter, having sides 13, 14 and 15 centimeter, having sides 13, 14 and 15 centimeter, 13 centimeter, 14 centimeter and 15 centimeter, as shown in the figure, as shown in the figure, as shown in the figure. Find BD, EC and AF. Find BD, EC and AF. Find BD, EC and AF. तो देखा जाए, ये मेरा सर्किल और इसको सर्कमस्क्राइब कर रहा है एक ट्रायंगल। तो इस सर्किल को एक ट्रायंगल सर्कमस्क्राइब किया है, इस सर्किल को एक ट्रायंगल क्या किया है, सर्कमस्क्राइब किया है। अब वर्टेक्सेस कैसे लिखा हुआ है, तो ये ट्रायंगल का वर्टेक्स A, ये वर्टेक्स B, ये वर्टेक्स C, ये वाला पॉइंट ऑफ कांटेक्ट D, ये वाला पॉइंट ऑफ कांटेक्ट E और ये वाला पॉइंट ऑफ कांटेक्ट F। ठीक है, अब ये लेंथ यहां से यहां का लेंथ कितना दिया हुआ है, तो फ्रॉम हियर टू हियर ये वाला लेंथ कितना दिया हुआ है, 13 सेंटीमीटर। ए बी कितना है, 13। ए सी कितना दिया हुआ है, तो ए बी, ये वाला ए बी पिक्चर में दिया हुआ है, ए बी 13, ए सी दिया हुआ है 15 सेंटीमीटर। ये वाला लेंथ कितना है, तो ये लेंथ है 15 सेंटीमीटर और ये वाला लेंथ कितना है, 14 सेंटीमीटर। ये लेंथ कितना है, 14 सेंटीमीटर। तो हम लोग क्या बताना है, BD बताना है। देखो ये वाला BD, ठीक है, EC और F। तो सबसे इस देखो ऐसे क्वेश्चन में सबसे पहला चीज कि देखो B से 2 टेंजेंट जा रहा, BD और B दोनों का लेंथ क्या होगा, सेम। C से 2 टेंजेंट जा रहा, C और CF दोनों का लेंथ क्या होगा, सेम। और A से 2 टेंजेंट जा रहा है, AD और F दोनों टेंजेंट का लेंथ क्या होगा, सेम। ठीक है, तो इसका जो पेरीमीटर होगा, नहीं तो ध्यान से देखो, इसका जो पेरीमीटर होगा, तो पेरीमीटर हो जाएगा तुम्हारा, देखो ऐसे कि 2 टाइम्स AD, हम 2 टाइम्स लिखे हैं क्योंकि AD और AF क्या है, सेम। देखो दोनों कवर हो गया, हम 2 टाइम्स AD लिखे तो AD और F दोनों कवर हो गया, प्लस 2 टाइम्स BD लिखे, प्लस क्या लिखे, 2 टाइम्स, प्लस 2 टाइम्स एक हम लोग यहाँ पे एक चीज अलग से लिख लेंगे कि हियर AD इक्वल टू AF, BD इक्वल टू BE एंड CE इक्वल टू CF है कि नहीं यहाँ पे। तो जो पेरीमीटर होगा क्या हो जाएगा, 2 टाइम्स AD लिखे थे, ये भी कवर, ये भी कवर, 2 टाइम्स BD लिखे थे, BD भी कवर और BE भी कवर,
प्लस 2 टाइम्स सी एफ लिखे। तो एक इंटरेस्टिंग चीज क्या आ गया, तो ए डी प्लस बी डी प्लस सी एफ, ये आ गया पेरीमीटर बाई 2। तो पेरीमीटर बाई 2 को हम लोग क्या बोलते हैं, सेमी पेरीमीटर। कि ए डी प्लस बी डी, ए डी प्लस बी डी प्लस सी एफ, तो इस तीनों का जो सम है वो सेमी पेरीमीटर के बराबर है। किसके बराबर है, सेमी पेरीमीटर के बराबर है। बहुत इंटरेस्टिंग है यहाँ पे देखो। तो हमको चाहिए क्या, तो हमको बी डी चाहिए। तो पहला चीज हमको बी डी चाहिए, तो ध्यान से देखो। तो बी डी बराबर क्या हो जाएगा, तो सेमी पेरीमीटर एस माइनस ए डी प्लस सी एफ। अब तुम यहाँ पे सेमी पेरीमीटर निकाल लो, तो सेमी पेरीमीटर तुम्हारा यहाँ पे कितना हो जाएगा, तो देखो 15 प्लस 13 28 हो जाएगा। 28 प्लस 14 42 हो गया। 42 बाई 2 कितना हो गया, 21 सेंटीमीटर। सेमी पेरीमीटर कितना हो गया, तो ये सेमी पेरीमीटर तुम्हारा 21 है, लेकिन तुमको यहाँ पे दिख रहा है ए डी प्लस सी एफ। तो देखो दिस ए डी प्लस ये है सी एफ। तो ए डी को इधर नहीं सोचो, ए डी को ए एफ के बराबर सोच लो। ये ए डी प्लस सी एफ है, लेकिन ए डी को तुम ए डी नहीं सोच के क्या सोच लो, तो अगर मुझे डायरेक्ट लिखना होता तो डायरेक्ट लिख सकते थे। ए डी को ए डी नहीं सोच के एफ प्लस सी एफ सोच लिए। और तुमको यहाँ पे गिवन है ए डी प्लस सी एफ का वैल्यू 15 दिया हुआ है। तो 21 माइनस 15 ये कितना हो गया। अब अगर हम डायरेक्टली लिखें तो देखो ये बी डी हो गया। अब हमको निकालना है बी ई। क्या निकालना है, बी डी के बाद निकालना है हमको ई सी निकालना है। तो मेरा ई सी क्या होगा बताओ, तो ई सी मेरा हो जाएगा सेमी पेरीमीटर। सारा सेम है। तो पॉइंट है कि तुमको यहाँ पे दिख नहीं रहा है, लेकिन तुमको देखना पड़ेगा कि भैया कोई भी एक सेगमेंट आती है, यहाँ पे तुमको ईसी नहीं दिख रहा, तुमको यहाँ पे ईसी के बदले दिख रहा होगा सी एफ दिख रहा होगा। क्या दिख रहा होगा यहाँ पे, सी एफ दिख रहा है। तो बेसिकली तो अब हम डायरेक्ट अब लिखते हैं, देखो तो सीई क्या होगा, तो हो जाएगा सेमी पेरीमीटर। तो इसमें तुम्हारा सी किसके बराबर है, तो इसमें सी सी एफ के बराबर है। तो क्या हो जाएगा, सेमी पेरीमीटर माइनस ए डी प्लस बी डी। तो चीजें बहुत आसान होती हैं, ठीक है। तो सेमी पेरीमीटर तुम्हारा 21 है और ए डी प्लस बी डी। अब तुमको ए डी प्लस बी डी, तो ए डी प्लस बी डी सीधे सीधे दिख रहा है 13। तो कितना हो गया 8 सेंटीमीटर। और एक हम डायरेक्ट लिख देते हैं, और एक कौन सा बचा है, तो बी डी सी और ए एफ है। तो ए एफ क्या हो जाएगा, तो देखो ए एफ कौन सा है, तो एफ ये वाला है ना। तो सेमी पेरीमीटर माइनस अपोजिट साइड, देखो ये वाला निकालना है ना। तो सेमी पेरीमीटर माइनस, अब तुम यहां से कर ही लो। तो इसमें तुमको कहीं ए एफ दिख रहा है, नहीं दिख रहा। तो ए एफ का भाई कौन सा है, तो ए एफ का भाई यहाँ पे ए डी है। ए एफ का भाई कौन सा यहाँ पे, ए डी। तो ए एफ क्या हो जाएगा, तो हो गया सेमी पेरीमीटर माइनस बी डी प्लस सी एफ। ये प्रॉपर्टी जब ट्रायंगल में ऐसे ही होता है, ठीक है, कि प्रॉपर्टी जब ट्रायंगल में ऐसे ही होता है। तो ये एस माइनस बी डी प्लस सी एफ तुमको दिख रहा है कि बी डी प्लस सी एफ। तो एक तुम्हारा लिया हुआ सी एफ और एक लिया हुआ है बी डी। तो सी एफ को एफ था ना, अभी हम लोग क्या निकाले थे, ए एफ निकाले थे। तो ए एफ के बदले हम लोग यहाँ पे मेरा ए डी है। तो ए डी हो गया तुम्हारा, ए डी हो गया सेमी पेरीमीटर माइनस बी डी प्लस सी एफ। तो बी डी पिक्चर में देखो ये है और सी एफ पिक्चर में ये है। तो बी डी को यहां नहीं सोच के यहां सोचो, और सी एफ को यहां नहीं सोच के यहां सोचो, ठीक है। तो कौन सा लेंथ तुम्हारा घटेगा, 14 सेंटीमीटर। तो 21 माइनस 14 ये कितना हो गया, तो 21 माइनस 14 ये हम लोग कितना हो गया, तो 21 माइनस 14 ये हम लोग का हो गया। तो 21 माइनस 14 ये हम लोग का कितना हो गया, 7 सेंटीमीटर, ठीक है। देखो तो यहाँ पे तो हम लोग ऐसे ही बनाएंगे, यहाँ पे तो हम लोग ऐसे ही बनाएंगे, लेकिन जनरल प्रॉपर्टी क्या हो गई। तो 1 मिनट के लिए जनरल प्रॉपर्टी अगर हम लोग लिख लें, तो देखो ये जनरल प्रॉपर्टी क्या है। तो 1 मिनट के लिए अगर हम लोग ये जनरल प्रॉपर्टी लिखें, तो कोई भी मेरा ये ट्रायंगल बना हुआ है एबीसी, कोई भी ट्रायंगल बना हुआ है मेरा ये एबीसी, एक इन सर्किल इंस्क्राइब किया हुआ है, इसके अंदर एक इन सर्किल इंस्क्राइब किया हुआ है, इसके अंदर एक इन सर्किल इंस्क्राइब किया हुआ है, ठीक है। तो देखो होता क्या है, तो ये जो लेंथ है तुम्हारा, इसका नाम मान लो हम कुछ रखें यहाँ पे। तो ये लोग इसका नाम मान लो हम यहाँ पे पी क्यू आर ऐसे रख दें,
नहीं, पी क्यू आर रख दिए। अब जनरल नोटेशन होता है ना, ए के सामने वाला साइड क्या होता है, स्मॉल ए, बी के सामने वाला साइड क्या होता है, स्मॉल बी, और सी के सामने वाला साइड क्या होता है, स्मॉल सी। तो जो प्रॉपर्टी भी तुम्हारे सामने हम डिस्कस कर रहे थे, तो ये जो तुम्हारा ए आर और ए क्यू होगा, दोनों टेंजेंट है, तो ए आर ए क्यू दोनों का लेंथ क्या होगा, सेम। तो कुछ सेमी पेरीमीटर माइनस अपोजिट लेंथ ए। इसी तरह से जो तुम्हारा सीपी और सीक्यू होगा, जो सीपी और सीक्यू होगा वो कुछ नहीं होगा, सेमी पेरीमीटर माइनस अपोजिट लेंथ। और इसी टाइप से तुम्हारा बी आर और बीपी जो होगा, बी आर और जो बीपी होगा, दोनों तो लेंथ ऑफ टेंजेंट आपस में बराबर होगा, तो क्या हो जाएगा, तो सेमी पेरीमीटर एस माइनस बी। जीवन में कोई कष्ट, ठीक है, उसी का हम लोग वहाँ पे यूज किए हैं। वहाँ पे हम लोग अपने सिलेबस में धीरे धीरे करके दिखाएंगे, ठीक है, लेकिन ये डायरेक्ट दिख रहा होगा नहीं कि भाई जैसे मान लो हमको देखो ये निकालना है ए आर, तो हमको पता है कि देखो दिस ए आर प्लस दिस बी पी प्लस दिस सी क्यू, यही तीनों मिलके ना, एक एक ले लो, इसका एक पोर्शन ले लो, इसका एक पोर्शन ले लो, और इसका एक पोर्शन ले लो। दोनों पोर्शन ले लेंगे तो सारे का सब पेरीमीटर हो जाएगा, और आपस में इस दोनों का पेयर बराबर है, इस दोनों का पेयर बराबर है, इस दोनों का पेयर बराबर है, तो एक एक लेंगे तो क्या हो जाएगा, सेमी पेरीमीटर। तो दिस लेंथ प्लस दिस लेंथ प्लस दिस लेंथ क्या है, सेमी पेरीमीटर। तो दिस लेंथ क्या हुआ, तो सेमी पेरीमीटर माइनस दिस लेंथ हुआ कि नहीं हुआ, नहीं। इसी टाइप से दिस लेंथ प्लस दिस लेंथ सेमी पेरीमीटर है। तो खाली इस लेंथ की बात करोगे तो सेमी पेरीमीटर क्या होगा, दिस माइनस, तो सेमी पेरीमीटर में इसको घटाओ, लेकिन इसको यहाँ नहीं सोच के हम यहाँ सोच लिए, तो ये वाला लेंथ मेरा कितना हो गया, तो ये वाला लेंथ मेरा कितना होगा, तो सेमी पेरीमीटर माइनस दिस हो गया, वही चीज है। तो हम लोग को क्वेश्चन बना के दे दिया, ठीक है। तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग करते हैं। तो ये अभी हम लोग का इस बार हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 करने जा रहा है। तो यहाँ पे हम लोग कुछ ट्रिग्नोमेट्री से लेते हैं। एक क्वेश्चन देखो, यहाँ पे हम लोग ट्रिग्नोमेट्री का लेते हैं। कि प्रूव दैट साइन थीटा डिवाइडेड बाई कॉट थीटा प्लस कॉसेक थीटा डिवाइडेड बाई कॉट थीटा प्लस कॉसेक थीटा माइनस साइन थीटा डिवाइडेड बाई कॉट थीटा माइनस कॉसेक थीटा इक्वल टू 2 है, ठीक है, क्लियर। नहीं तो दिख रहा, सिंपल एलसीएम लेंगे हम लोग, काम हो जाएगा, हो भी गया हम लोग का। तो देखो इस फॉर्मेलिटी को हम पूरा करते हैं। तो इस दोनों का एलसीएम ले लिए, तो एलसीएम लिए तो ये हो गया कॉट थीटा प्लस कॉसेक थीटा, ये हो गया कॉट थीटा प्लस कॉसेक थीटा, और वो वाला क्या हो गया, कॉट थीटा माइनस कॉसेक थीटा। अब इससे डिवाइड किए तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो साइन थीटा इंटू कॉट थीटा माइनस कॉसेक थीटा, और इससे डिवाइड किए तो क्या हो जाएगा, तो माइनस साइन थीटा इंटू कॉट थीटा प्लस कॉसेक थीटा हो जाएगा, कॉट थीटा प्लस कॉसेक थीटा हो जाएगा। कुछ तो नहीं करना है। अब नोट करो, यहां पे हो गया साइन थीटा इंटू कॉट थीटा, साइन थीटा इंटू कॉट थीटा, कॉट थीटा क्या होता है, कॉस थीटा बाई साइन थीटा, तो साइन थीटा कैंसिल होगा, इसको मल्टीप्लाई करोगे तो ये कितना हो जाएगा, कॉस थीटा बाई साइन थीटा, तो यहाँ पे केवल क्या बच जाएगा, कॉस थीटा बचेगा। अरे कॉट थीटा क्या होता है, साइन थीटा बाई कॉस थीटा, मल्टीप्लाई किए कॉस थीटा बाई साइन थीटा कैंसिल हुआ, क्या बचा, केवल कॉस थीटा। इस दोनों को मल्टीप्लाई करो क्या बचेगा, -1
माइनस साइन थीटा इंटू कॉट थीटा। कॉट थीटा क्या होता है? कॉस थीटा बाय साइन थीटा। तो साइन साइन कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे क्या बच जाएगा? माइनस कॉस थीटा। और साइन इंटू कॉसेक 1, तो माइनस हो गया। अब गौर से देखो, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी क्या हो जाएगा? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो यहाँ पे क्या हो गया? तो ये हो गया कॉट स्क्वायर थीटा माइनस कॉसेक स्क्वायर थीटा। अब याद आ रहा है कि कॉट स्क्वायर थीटा माइनस कॉसेक स्क्वायर थीटा क्या होता था? कि कॉट स्क्वायर थीटा माइनस कॉसेक स्क्वायर थीटा, याद आ रहा है? कितना होता था हम लोग का? कितना होता था? -1। तो देखो ये प्लस कॉस थीटा और ये माइनस कॉस थीटा कैंसिल। ऊपर क्या बचा? -2। नीचे क्या बचा? -1। माइनस माइनस क्या हो गया? प्लस। दिस इज इक्वल टू RHS, हैंस प्रूव्ड। हैंस प्रूव्ड। ठीक है, कोई दिक्कत? बहुत आसान क्वेश्चन था ये। क्वेश्चन नंबर 9 करते हैं। गिवन टू सेमीसर्कल्स, गिवन two semicircles with radii 16 centimeter and 9 centimeter as shown in the figure. As shown in the figure, with their respective centers, as capital A and capital B, as capital A and capital B. A common tangent PQ, a common tangent PQ, a common tangent PQ is drawn to both the semicircles, is drawn to both the semicircles as shown in figure, as shown in figure. Then find the length of common tangent PQ. Then find the length of common tangent PQ. Then find the length of common tangent PQ. इस टाइप से फिगर दिया हुआ है कि देखो ये एक सेमी सर्किल है और इस सेमी सर्किल का डायमीटर एक हॉरिजॉन्टल लाइन सेगमेंट है, कि जो भी मेरा सेमी सर्किल है उसका डायमीटर क्या है? हॉरिजॉन्टल लाइन सेगमेंट है। दोनों ही सेमी सर्कल्स का जो डायमीटर यहाँ पे दिखाया गया वो हॉरिजॉन्टल, सेम हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन के अलोंग है, कि दोनों ही डायमीटर क्या है? तो सेम हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन के अलोंग ये है दोनों ही। ठीक है, पहले का सेंटर A है, इसका सेंटर क्या है? A, और इसका सेंटर B है। ठीक है, और ये जो दोनों डायमीटर है, जो बॉटम डायमीटर दिख रहा है, दोनों क्या है? सेम स्ट्रेट लाइन के अलोंग है। ये क्या है? दोनों डायमीटर सेम स्ट्रेट लाइन के अलोंग है। अब यहाँ पे आपका एक कॉमन टेंजेंट PQ बन रहा है, यहाँ पे आपका एक कॉमन टेंजेंट PQ बन रहा है, यहाँ पे एक कॉमन टेंजेंट PQ हम लोग का बन रहा है कि ये पॉइंट P, ये पॉइंट Q। तो लेंथ ऑफ कॉमन टेंजेंट PQ हम लोग को निकालना, तो लेंथ ऑफ कॉमन टेंजेंट PQ हम लोग को निकालना। और हम लोग को पता है कि इस क्वेश्चन में हम लोग को कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा, नहीं?
ठीक है, आगे आंसर। तो कुछ नहीं करना, देखो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट को ए से ज्वाइन किए, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट को ए से ज्वाइन किए, तो ये रेडियस R1 के बराबर होगा, और रेडियस R1 गिवन है कितना है 9 सेंटीमीटर। रेडियस R1 कितना गिवन है, तो रेडियस जो R1 है वो गिवन है 9 सेंटीमीटर। वो कितना गिवन है, तो यहाँ पे रेडियस R1 हम लोग का गिवन है 9 सेंटीमीटर। कि पॉइंट ऑफ कांटेक्ट को सेंटर से ज्वाइन करेंगे, कि पॉइंट ऑफ कांटेक्ट को सेंटर से ज्वाइन करेंगे तो वो रेडियस हो जाएगा। और ये वाला जो रेडियस R2 है, ये जो रेडियस R2 है कितना गिवन है 16 सेंटीमीटर। कितना है, तो ये रेडियस R1 है 9 सेंटीमीटर, ये रेडियस R2 कितना 16 सेंटीमीटर। अब यहाँ पे कंस्ट्रक्शन करेंगे, कि कंस्ट्रक्शन क्या करेंगे, तो ड्रॉ ए लाइन, ड्रॉ ए लाइन सेगमेंट AC, ए लाइन सेगमेंट AC पैरेलल टू PQ, पैरेलल टू, तो PQ के पैरेलल एक लाइन सेगमेंट यहां पे ड्रॉ कर रहे हैं, PQ के पैरेलल एक लाइन सेगमेंट, PQ के पैरेलल एक लाइन सेगमेंट AC ड्रॉ कर रहा है। तो अब देखो ये टेंजेंट था, ये रेडियस था, तो ये एंगल कितना हो गया 90 डिग्री। ये टेंजेंट है, ये रेडियस है, तो एंगल कितना हो गया 90 डिग्री नहीं। और बाई कंस्ट्रक्शन ये PQCA क्या है, पैरेललोग्राम है, PQCA क्या है पैरेललोग्राम है, तो ये और ये पैरेलल है, ये ट्रांसवर्सल है, तो ये 90 हुआ, तो इसको भी क्या होना पड़ेगा 90। अब 3 एंगल इस पैरेललोग्राम का 90 हो चुका है, तो चौथा भी कितना होगा, यानी एक रेक्टेंगल आ गया। क्या गया, एक रेक्टेंगल आ गया। तो रेक्टेंगल का अपोजिट साइड्स कितना होता है इक्वल। तो ये वाला रेडियस मेरा अगर 9 सेंटीमीटर है, तो ये रेडियस भी कितना हो जाएगा, तो ये जो QC हो जाएगा वो कितना हो जाएगा 9 सेंटीमीटर हो जाएगा। ये जो मेरा QC है वो कितना हो जाएगा, नहीं 9 सेंटीमीटर हो जाएगा, क्योंकि PA और QC क्या है बराबर है। अब मेरा जो QB है वो रेडियस है, टेंजेंट पे क्या है रेडियस है, तो QB मेरा कितना है 16 सेंटीमीटर। तो QB 16 है और QC 9 है, तो मेरा BC कितना हो गया, तो मेरा BC 7 सेंटीमीटर हो गया। तो BC 7 सेंटीमीटर। अब देखो ये एक स्ट्रेट लाइन, एक रेडियस है, ये एक रेडियस है, और ये एंगल 90 डिग्री है, तो ये एंगल भी कितना हो गया 90 डिग्री। तो अंदर एक राइट एंगल ट्रायंगल दिखने लगा, तो अंदर एक राइट एंगल ट्रायंगल दिखने लगा जिसमें तुम्हारा BC कितना 7 सेंटीमीटर, और ये रेडियस R1 है और ये रेडियस R2 है। तो यहाँ पे AB हम लोग कितना दिख रहा है 25 सेंटीमीटर दिख रहा है, कि AB मेरा कितना हो जाएगा, तो यहाँ से यहाँ तक तुम्हारा R1, फ्रॉम हियर टू हियर ये R1 है, एंड फ्रॉम हियर टू हियर ये वाला कितना है, तो R1 प्लस R2, AB बराबर तुम्हारा AB क्या हो गया, तो तुम्हारा AB हो गया R1 प्लस R2। AB क्या हो गया, तो AB हो गया R1 प्लस R2, जो किसके बराबर हो गया 25 सेंटीमीटर के बराबर हो गया। अब तुम आराम से पाइथागोरस थ्योरम इसमें लगा लोगे, तो पाइथागोरस थ्योरम से तुम्हारा AC कितना हो गया, तो √25 स्क्वायर माइनस 7 स्क्वायर, तो 625 माइनस 49, तो 625 माइनस 49 मीन्स कितना हो गया 576। कितना हो गया 576 हुआ ना, तो कितना हो गया ये, यही है हम लोग का। तो AC अगर 24 आया तो ये तो पैरेललोग्राम है, तो इसका मतलब क्या हो गया PQ भी कितना हो गया 24 सेंटीमीटर हुआ। ध्यान रखेंगे इसका थोड़ा सा ध्यान रखेंगे, ठीक है। अब देखा जाए तो एक तो हम लोग को रूटीन क्वेश्चन मिलना ही है कि मोड मीन और मीडियन निकालना, ठीक है। तो उधर बढ़ते हैं, ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 9 था। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 10, A carton box contains 100 mangoes. A carton box contains
100 मैंगोज, a carton box contains 100 मैंगोज, ठीक है। The carton box contains 100 mangoes. The distribution of masses of mangoes is given below. The distribution of masses of mangoes. The distribution of masses of mangoes. Distribution of masses of mangoes is given below. एक टेबल में दिया हुआ है, ठीक है। तो एक टेबल में दिया हुआ है, तो मास ऑफ मैंगोज, नंबर ऑफ मैंगोज, तो मास ऑफ मैंगोज इन ग्राम्स, मास ऑफ मैंगोज इन ग्राम्स, और यहां पे दिया हुआ है नंबर ऑफ मैंगोज, यहां पे दिया हुआ है नंबर ऑफ मैंगोज। तो 120 ग्राम से 160 ग्राम्स के बीच में कितने मैंगोज हैं? तो 16 मैंगोज हैं। 160 टू 200 ग्राम्स के बीच में कितने मैंगोज हैं? तो इसके बीच में 18 मैंगोज हैं। कितने मैंगोज हैं? 18 मैंगोज। 200 से 240 ग्राम्स में कितना है? तो 200 से 240 ग्राम्स में कितना है? तो इसके बीच है 20 मैंगोज। 240 से 280 ग्राम्स के बीच में कितना है? तो 240 ग्राम से 280 ग्राम्स के बीच में कितने मैंगोज हैं? तो x मैंगोज। कितने हैं? x मैंगोज। एंड 280 से 320 के बीच में, 280 से 320 के बीच में कितने मैंगोज हैं? 14 मैंगोज। एंड 320 से 360 के बीच में, 320 से 360 के बीच में कितने मैंगोज हैं? 7। एंड 360 से 400 के बीच में, 360 से 400 के बीच में कितने हैं? 6। और ये टोटल कितने हैं? 100। टोटल कितना है? 100। ठीक है, टोटल मैंगोज कितना है? 100। तो क्या हम लोग को निकालना है? तो फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड ऑल्सो फाइंड द मोड मास ऑफ मैंगोज। तो फाइंड द वैल्यू ऑफ x, रूटीन क्वेश्चन है। फाइंड द वैल्यू ऑफ x, फाइंड द वैल्यू ऑफ x, फाइंड द वैल्यू ऑफ x, पहला चीज। And also find the mode mass of mangoes, and also find modal mass of mangoes, modal mass of mangoes। तो देखो, जैसे तुमसे बोला x निकालने के लिए, है ना, तो ये तो बहुत सिंपल है, नहीं बहुत सिंपल है। सारे का सम क्या होना चाहिए? x। तो यहां से x का वैल्यू कितना आ रहा है? यहाँ पे तो बोलो, यहाँ पे वैल्यू कितना आ गया? तो x वैल्यू कितना हो जाएगा? 100। x वैल्यू कितना हो जाएगा? तो 100 माइनस इस सारे का सम, तो 16 प्लस 16 32 प्लस 2 34, 44 54, 58 68, 68 प्लस 7 75 प्लस 6 81। तो क्या 19 आ रहा है क्या आंसर इसका? 19 आया है, ठीक है। तो x का वैल्यू हो गया 19। अब x का वैल्यू तुम्हारा 19 हो गया, तो मॉडल फ्रीक्वेंसी कौन सी है? मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी वाला कौन सा क्लास है? तो ये तुम्हारा मॉडल फ्रीक्वेंसी हो गया। और मॉडल फ्रीक्वेंसी को हम लोग कैसे दिखाते हैं? F1 से
प्री मॉडल को F0 से और पोस्ट मॉडल को F2 से, और ये तुम्हारा मॉडल क्लास हो गया। ये तुम्हारा कौन सा क्लास हो गया? तो ये तुम्हारा मॉडल क्लास हो गया। तो हमारे मोड का फॉर्मूला क्या है? तो हम लोग के मोड का फॉर्मूला होता है L प्लस F1 माइनस F0 डिवाइडेड बाई 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H। तो मेरे L का वैल्यू कितना है? 200। F1 माइनस F0, तो F1 का वैल्यू है 20 और F0 का वैल्यू है 18। H का वैल्यू कितना है? 40 है। 2F1 मतलब कितना हो गया? 40 माइनस F0 माइनस F2, तो 18 18 36 से कितना होगा? 37। कितना हो जाएगा? 37। तो एक सिंपल कैलकुलेशन यहाँ पे हम लोग का ये जा रहा है। विजुअल फ्रेम में हम लोग नहीं थे, इसको इसलिए थोड़ा सा ऊपर कर दिए। तो ये हो गया हम लोग का 200 प्लस, तो यहाँ पे हो गया तुम्हारा 2 इंटू 40 डिवाइडेड बाई 3, तो ये हो गया 200 प्लस, तो 80/3। तो 80/3 का मतलब कितना हो गया? 26.66। 80/3 का मतलब कितना होगा? 26.66। तो आंसर कितना आ गया? 226.66। यही होगा, और तो कुछ होगा नहीं। ठीक है, क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11, find the mean and median of the following frequency distribution. Find the mean and median. Find the mean and median. Mean and median of following frequency distribution. Length of leaves, number of leaves. Length of leaves in centimeter. In centimeter. और यहाँ पे नंबर ऑफ लीव्स, यहाँ पे नंबर ऑफ लीव्स। तो लेंथ ऑफ लीव्स इन सेंटीमीटर दिया 0 to 3, तो 0 to 3 सेंटीमीटर, 3 to 6 सेंटीमीटर, 6 to 9 सेंटीमीटर, 9 to 12, 12 to 15, and 15 to and 15, 12 to 15. Last interval is 12 to 15. Last interval is 12 to 15. और यहाँ पे नंबर ऑफ लीव्स या फ्रीक्वेंसी दिया हुआ है। यहाँ पे नंबर ऑफ लीव्स या फ्रीक्वेंसी दिया हुआ है, तो क्या क्या दिया हुआ है? तो 12, 6, 10, 13, 9 एंड टोटल 50 है। टोटल कितना है? टोटल कितना है? टोटल लिव्स कितना है? तो टोटल इक्वल्स 50 है। टोटल इक्वल्स कितना है? 50 है। तो सबसे पहले तुमको क्या निकालना है? मीडियन में निकालना है। तो पहला काम हम लोग इसमें ये करेंगे, टाइम कैसे बचाएंगे? तो पहले मीडियन निकाल लेंगे। पहले क्या करेंगे? तो यहाँ पे क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी लिखते हैं। देखो यहाँ पे क्या लिखते हैं? क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। तो यहाँ पे हो गया 3 सेंटीमीटर से कम वाला कितना हो गया? 12। यहाँ पे कितना हो गया? 18। यहाँ पे कितना हो जाएगा? 28। यहाँ पे कितना हो जाएगा? 41। और ये वाला हो गया 50। तो सबसे पहले तो मीडियन क्लास निकालोगे। मीडियन क्लास क्या हो जाएगा?
middle class is that class whose CF is either equal to n by 2. अभी यही मेरा n है, कैपिटल N is either equal to n by 2, either equal to n by 2 or just greater than n by 2 or just greater than n by 2. मेरे कैपिटल N का वैल्यू 50 है तो n by 2 कितना 25, तो 25 तो किसी का क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी नहीं है, तो 25 से जस्ट ज़्यादा, तो ये वाला हो गया मेरा मीडियन क्लास। ये वाला मेरा क्या हो गया, ये वाला हो गया मेरा मीडियन क्लास। और हम लोग थोड़ा सा यहाँ पे लिखते हैं, थोड़ा सा नीचे इसको बढ़ा के लिख रहे हैं। तो जो मेरा मीडियन क्लास आ चुका है, तो मीडियन निकालने के लिए खाली हमको मीडियन क्लास और तो मीडियन निकालने का हमारा जो फॉर्मूला होता है, तो क्या हो जाएगा, तो L प्लस n बाई 2 माइनस सी एफ डिवाइडेड बाई एफ इंटू एच, जिसमें L क्या लोअर लिमिट ऑफ मीडियन क्लास, तो वो दिख रहा है 6, n बाई 2 का वैल्यू कितना है 25, सी एफ क्या है, तो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ प्री मीडियन क्लास, तो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ प्री मीडियन क्लास कितना दिख रहा है 18, फ्रीक्वेंसी ऑफ मीडियन क्लास, तो फ्रीक्वेंसी ऑफ मीडियन क्लास कितना दिख रहा है 10, क्लास विड्थ कितना दिख रहा है 3 का, कितना दिख रहा है, तो क्लास विड्थ हम लोग को 3 का दिख रहा है, ठीक है, कि क्लास विड्थ हम लोग को 3 का दिख रहा है, ठीक है। तो प्रभु, तो यहाँ से मेरा आंसर कितना हो गया, तो यहाँ से हम लोग का आंसर हो गया 6 प्लस, तो देखो ये 7 इंटू 3 कितना हो जाएगा 21 डिवाइडेड बाई 10, तो आंसर कितना आ गया 8.1, आंसर कितना आ गया 8.1। तो देखो पहले हम इसी को क्यों निकाले, तो क्योंकि मेरा समय बचेगा, उसी टेबल से मेरा दोनों बन जाएगा, उसी टेबल से मेरा दोनों बन जाएगा, नहीं तो अब देखो मीडियन तो मेरा निकल चुका। अब यहाँ पे हम लोग मीन भी निकालना है ना, मीन भी निकालना है, तो हम लोग निकालते हैं कि लेट एज्यूम्ड मीन ए इक्वल्स, तो हमको तुमको क्लास मार्क भी लिखना पड़ेगा, नहीं तो मान लो हम यहाँ पे एक एक्स्ट्रा टेबल बना लें, नंबर लेंथ ऑफ लीव्स इन सेंटीमीटर था ना, इन सेंटीमीटर था, और यहाँ पे हम एक क्लास मार्क बना लेते हैं, यहाँ पे हम क्या बना लेते हैं क्लास मार्क, ठीक है। तो चलो क्लास मार्क एक्स आई बना लिए, क्लास मार्क क्या बना लिए एक्स आई, इसका क्लास मार्क कितना होगा 1.5, इसका कितना होगा 4.5, इसका कितना होगा 7.5, इसका कितना होगा 10.5, ऐसा कितना हो जाएगा 13.5, 1 2 3 4 5। तो हम लोग अपना एज्यूम्ड मीन निकाल लेंगे, तो हम लोग अपना यहाँ पे एज्यूम्ड मीन लेने वाले हैं बीच वाला क्लास मार्क, तो एज्यूम्ड मीन हम लोग क्या लिए, तो बीच वाला मेरा क्लास मार्क कितना है, तो बीच वाला क्लास मार्क है 7.5, और हम लोग निकालोगे अब डी आई, क्या निकालते हैं हम लोग डी आई, मेरा डेविएशन क्या होता है, तो डेटा एक्स आई माइनस एज्यूम्ड मीन, तो हम लोग यहाँ पे डी आई निकाल रहे हैं, नहीं तो 1.5 का 7.5 से डेविएशन कितना हो जाएगा -6, 4.5 का 7.5 से डेविएशन -3, इसका कितना हो जाएगा 0, इसका कितना होगा +3, और इसका कितना हो जाएगा 6। अब हम लोग निकाल रहे हैं स्टेप डेविएशन यू आई या यूनिट डेविएशन, तो इसको लिख रहे हैं डी आई डिवाइड बाई क्लास विड्थ एच, डिवाइड बाई क्लास विड्थ एच, तो क्लास विड्थ एच से डिवाइड करोगे तो क्लास विड्थ 3 का है, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा -2, यहाँ पे कितना हो जाएगा -1, यहाँ कितना हो जाएगा 0, यहाँ पे कितना हो जाएगा 1, यहाँ पे कितना हो जाएगा 2। अब हम लोग का एक कॉलम बनेगा एफ आई इंटू यू आई का, अब कॉलम किसका बनेगा एफ आई इंटू, तो देखो उसी से पहले मेरा मीडियन निकल चुका था, और मीडियन क्लास को हम लेफ्ट में दिखा दिए, तो हमको 2 टेबल नहीं बनाना पड़ा, कुछ समय बचेगा, तो एफ आई इंटू यू आई, तो तुम्हारा फ्रीक्वेंसी कहाँ पे, यहाँ पे ये वाला तुम्हारा नंबर ऑफ लीव्स, ये तुम्हारा फ्रीक्वेंसी एफ आई है, तो दिस एफ आई इंटू दिस यू आई, तो यहाँ पे कितना जाएगा ये -24, ये कितना जाएगा -6, ये कितना हो गया 0, ये वाला कितना हो जाएगा 13,
ये वाला कितना हो जाएगा 8। यहाँ पे ये भी निकालना है समेसन एफ आई इंटू यू आई, और ये जो 50 है यही क्या था समेसन एफ आई था, ये जो 50 था यही क्या था, तो जोड़ो तो यूनिट प्लेस पे, तो उधर देखो 24 6 माइनस 30 और इधर प्लस 31 है, तो प्लस 31 माइनस 30 कितना हो गया ये 1, कितना हो गया। अब स्टेप डेविएशन वाला फॉर्मूले से मेरा मीन क्या होता है, तो मेरा मीन होता है एज्यूम्ड मीन प्लस एच टाइम्स समेसन एफ आई यू आई डिवाइडेड बाई समेसन एफ आई। तो विजुअल फ्रेम में इसको लेके आते हैं, तो ये मेरा कितना हो गया, तो एज्यूम मीन हम लोग किसको माने थे 7.5 को, किसको माने थे 7.5। मेरा क्लास विड्थ कितने का है 3 का, समेसन एफ आई यू आई कितना है 1 एंड समेसन एफ आई कितना है 50, तो ये हो गया 7.5 मतलब 75/10 प्लस 3/50, तो एलसीएम हो गया 50, 10 5 जा तो ये कितना हो जाएगा, तो 75 जा 350 और 5 5 जा 25, तो 375 हो गया, देखना जरा सा, ठीक है 5 जा, ठीक है, और यहाँ से हो गया 3, तो ये हो गया तुम्हारा 378 डिवाइडेड बाई 50। अब देखो 5 से ऊपर वाले को हम डिवाइड करें, किसे डिवाइड करें ऊपर वाले को 5 से, तो ऊपर वाले को 5 से डिवाइड करेंगे तो 5 गुना 7 35 कैरी 2 28 5 25 5 25 कैरी 3, तो ऊपर भी 5 से डिवाइड किया और नीचे भी 5 से डिवाइड किया, नीचे कितना बच जाएगा 10, तो ये आंसर हो गया मेरा 7.56। आंसर कितना हो जाएगा कि मेरा आंसर हो गया 7.56। हम लोग का भी आंसर है नहीं, ठीक है। तो अब हम लोग कुछ एपी के क्वेश्चंस करेंगे। क्वेश्चन नंबर अब हमारा हो जाएगा ये 12, क्वेश्चन नंबर 12। ठीक है, तो इफ nth term of an AP, nth term of an AP is given by Tn equals 3n plus 2, then find the common difference of this AP. Then find the common difference of this AP. ठीक है, तो ये तो बहुत क्लियर क्वेश्चन है, रूटीन क्वेश्चन है ये, है ना। तो आगे हम लोग का, तो देखो यहाँ पे तुम्हारा Tn है, तो गौर करने वाली बात क्या है, तो Tn है देखो 3n plus 2, तो नोटिस करना एपी में, तो बेसिकली तुम 3 का टेबल पढ़ रहे हो, और टेबल पढ़ने के बाद हर एक टर्म में तुम 2 जोड़ दोगे कि 3 का टेबल पढ़े 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, 3 6 9 12 15 18, तो 3 का टेबल पढ़ के सब में 2 जोड़ दिए, तो उससे क्या हुआ, कॉमन डिफरेंस अभी भी 3 मेंटेन रहेगा कि नहीं रहेगा। तो ये जो लीनियर टर्म लिखा हुआ है उसमें n का जो कोफिशिएंट होता है वही क्या होता है, कॉमन डिफरेंस ऑफ एपी, वही क्या होता है। तो अगर हम T1 लिखें तो T1 मेरा कितना हो जाएगा, तो 3 × 1 + 2 यानी हो गया 5। हम T2 लिखें तो कितना हो जाएगा, तो 3 × 2 6 + 2 कितना हो जाएगा, 3 × 2 6 + 2 कितना हो गया 8। तो तुम यहाँ से बोल सकते थे कॉमन डिफरेंस क्या हो जाएगा T2 - T1, तो 8 - 5। लेकिन थोड़ा सा केयरफुली सोचो तो देखो वो 3 का टेबल लिखा हुआ है, सब में 2 जोड़ा हुआ है, तो 3 का टेबल लिखोगे तो कॉमन डिफरेंस कितना है, 3 ही है नहीं।
लेकिन इसको जनरलाइज करके कोई लिखेगा तो Tn वो लिखे हुए है कि Tn कोई लिखे हुए है कितना, तो 3n+2, तो Tn-1 क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे n को n-1 से रिप्लेस किया, यहाँ पे भी n को n-1 से रिप्लेस करेंगे, तो ये हो गया 3n-3+2, तो ये हो गया 3n-1। अब यहाँ पे देखो कॉमन डिफरेंस, तो कॉमन डिफरेंस क्या हो जाएगा, तो Tn-1, तो Tn था तुम्हारा 3n+2 और Tn-1 कितना है, तो ये 3n-1, 3n कैंसिल और ये कितना आ गया। तो बहुत बेसिक सा चीज़ है कि तुम्हारे सामने कोई ऐसे लिख दिया है कि लिख दिया है Tn बराबर 5n+6, तो भाई 5 का वो टेबल पढ़ रहा है, 5 1 जा, 5 2 जा, 5 3 जा, तो 5 का टेबल पढ़ रहा है, तो कॉमन डिफरेंस क्या होगा, 5 ही मेंटेन रहेगा। अब हर एक टर्म में तुम 6 जोड़ते जाओ तो उससे क्या दिक्कत है, कॉमन डिफरेंस 5 तो मेंटेन रहेगा ना। क्लियर है, इतनी बात समझ में आई। एक देख लो, कि इफ सम ऑफ n टर्म्स ऑफ एन AP, if sum of n terms of an AP, if sum of n terms of an AP is given by Sn equals n square plus 2n plus 5, n square plus 2n plus 5, then find its common difference, then find its common difference, then find the common difference of this AP, then find the common difference of this AP। तो अभी देखते हैं इसको, है ना, कि क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन लिखे हैं। तो देखो यहाँ पे Sn तुम्हारा लिखा हुआ है, Sn-1 कितना हो जाएगा, तो n को रिप्लेस किए n-1 से, n को रिप्लेस किए n-1 से, n को किसे रिप्लेस कर रहे हैं, तो n को रिप्लेस किए n-1 से। अब देखो Sn-1 क्या हो जाएगा, तो थोड़ा सोचना, तो Sn में कौन कौन शामिल है, तो टर्म 1, टर्म 2, टर्म 3 से लेके टर्म n तक, और Sn-1 में कौन कौन शामिल है, टर्म 1, टर्म 2 से लेके टर्म n-1 तक। तो दोनों घटाए तो Tn आएगा, तो दोनों को हम लोग घटाए तो यहाँ पे क्या आएगा, Tn। तो Sn है तुम्हारा n स्क्वायर प्लस 2n प्लस 5, और Sn-1 कितना है, तो यह है n-1 का होल स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स n-1 प्लस 5। तो एक चीज़, ये 5 तो ऐसे ही साफ हो गया, ये 5 तो ऐसे ही साफ हो गया। अब है देखो तुम्हारा n स्क्वायर माइनस n-1 का होल स्क्वायर, एक पेयर इसका हो जाएगा, और एक हो गया 2n माइनस 2 टाइम्स n-1, तो ये वाला हो गया देखो n स्क्वायर। तुम चाहो तो इसको फैक्टराइज कर ले सकते हो, चाहो तो फैक्टराइज कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो इसको, कि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा a प्लस बी, क्या हो जाएगा a प्लस बी इंटू a माइनस बी होगा, और यहाँ पे देखो 2n सीधे कैंसिल होता हुआ दिख रहा है, यहाँ पे केवल क्या बचेगा 2, तो ये हो गया तुम्हारा 2n-1, ये कितना हो गया 2n-1, और यहाँ पे n कैंसिल हो, केवल 1 बचा प्लस 2, तो क्या बच गया 2n प्लस 1 बचा, क्या बचा Tn कितना बच गया, कैलकुलेशन देख लो, सही है, तो क्या बचा 2n प्लस 1। अब Tn तुम्हारा आ चुका, क्या आ चुका है तुम्हारा Tn आ चुका, क्या आ चुका तुम्हारा Tn, तो भाई Tn आ चुका, तो कॉमन डिफरेंस कितना होगा 2, Tn आ चुका, तो यहाँ पे n का कोएफिशिएंट कितना है, Tn आ चुका, तो n का कोएफिशिएंट कितना है 2, तो कॉमन डिफरेंस कितना होगा। लेकिन हम लोग Tn तुम्हारा आया, कि Tn आया तुम्हारा 2n प्लस 1, तो Tn-1 कितना हो गया,
तो 2 टाइम्स n माइनस 1 प्लस 1, तो कॉमन डिफरेंस क्या होगा? तो टर्म नंबर n माइनस टर्म नंबर n माइनस 1, तो 2n प्लस 1 माइनस, इसको 2 से गुना करोगे तो 2n माइनस 2 और प्लस 1 हो जाएगा, तो ये 1 1 कैंसिल हो गया, 2n कैंसिल हो जाएगा, बचा क्या? केवल हम लोग को पहले से पता था। ठीक है क्या? क्लियर? हाँ जी, कहाँ पे? यहाँ पे मिस्टेक है। अच्छा रुक जाओ, देखो एस एन हम लोग ऐसा लिखे हैं एन स्क्वायर प्लस 2n प्लस 5, तो एस एन माइनस 1 कितना हो गया? एन माइनस 1 का स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स एन माइनस 1 प्लस 5, तो एस एन में एस एन माइनस 1 को घटाएंगे तो क्या बचेगा? टी एन बचेगा, तो देखो घटा रहे हैं, तो एन स्क्वायर प्लस 2n प्लस 5 में इसको घटाया है, एन माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स एन माइनस 1 प्लस 5, 5 5 कैंसिल, ये जाके यहाँ पे, ये वाला जाके यहाँ पे सब्ट्रैक्ट हो गया, फिर ये वाला जाके यहाँ पे सब्ट्रैक्ट हो रहा है, और ये 5 5 तो कैंसिल हो ही चुका था, इसको फैक्टराइज कर दिए a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, और यहाँ पे तो कुछ करना ही नहीं है, सिंपल घटा दो, तो 2n कैंसिल, माइनस माइनस प्लस 2, तो ये हो गया तुम्हारा 2n माइनस 1 और ये सिंपली 1, तो 2n माइनस 1 और प्लस 2, तो 2n प्लस 1 हो गया। ठीक है, कोई मिस्टेक? ठीक है, तो अब तुम्हारा ये tn आया, तो tn आ गया, तो tn माइनस 1 नहीं आएगा, तो tn ऐसा आया, तो tn माइनस 1। ठीक है, तो यहाँ पे मिस्टेक है लगता है, नहीं सही है, tn हो गया तुम्हारा कितना? 2n प्लस 1 है, तो ये tn माइनस 1 हो गया 2n माइनस 2 प्लस 1, 1 1 कटा, 2n कटा, माइनस माइनस प्लस 2। ठीक है, तो तुम लोग क्या वैल्यू रखे थे? S1 S2 करके निकाले हो, उससे भी वही आएगा, तो देखो S1 नहीं, S1 कितना हो गया? 1 प्लस 2 3 प्लस 5, S1 कितना हो गया? 8, लेकिन S1 क्या होता है? केवल T1 होता है, S1 क्या होता है? केवल T1। S2 क्या हो जाएगा? n का वैल्यू 2 रखो, तो 4 प्लस 4 8 प्लस 5 कितना हो गया? 13, 13 आ रहा है ना, तो ये जो 13 हुआ ये क्या हो गया? T1 प्लस T2 नहीं, तो ये T1 प्लस T2 हुआ, तो ओनली T2 कितना हो गया? तो ओनली T2 हो गया 13 माइनस 8, ओनली T2 कितना हो जाएगा? 13 माइनस 8 मीन्स 5, तो उल्टा घटा क्या किए हैं? कहीं तो मिस्टेक है ना, कि T1 आया 8 और T2 कितना आ रहा है? 5 ना, तो कॉमन डिफरेंस -3 हम लोग कितना है? नहीं, कहीं मिस्टेक है, देखो कैलकुलेशन, ठीक है, दिख तो नहीं रहा हमको, क्योंकि दोनों दोनों मिलना चाहिए ना, कहीं मिस्टेक है। ठीक है, मिला? तो हो सकता है ये एपी है ही नहीं, हम गलत क्वेश्चन ले लिए है ना, क्वेश्चन ही गलत ले लिए, सम ऑफ एपी वैसा कुछ आएगा ही नहीं, फिर यही मिस्टेक है। ठीक है, सम ऑफ एन टर्म्स ऑफ, तो देखो क्वेश्चन चेंज करते हैं, रुक जाओ, क्वेश्चन चेंज करते हैं, रुक जाओ। तो देखो ऐसा लिखते हैं, फिर अभी इसको चेक करो
कि इफ सम ऑफ एन टर्म्स ऑफ एन एपी इज, वही तो क्वाड्रेटिक ही लिखे हैं, तो सम ऑफ एन टर्म्स ऑफ एन एपी इज, लिख लिए 3n² माइनस n/2, ऐसा कुछ लिख लिए, ठीक है। तो देखो इसको चेक करो, तो मेरा Sn कितना हो गया, तो Sn तो यही है तुम्हारा कि 1/2 टाइम्स 3n² माइनस n, ठीक है। Sn माइनस 1 कितना हो जाएगा, तो 1/2 टाइम्स 3 टाइम्स n माइनस 1 का होल स्क्वायर माइनस n माइनस 1, तो Sn हो गया, Sn माइनस 1 हो गया, दोनों घटा दिए, तो Sn में Sn माइनस 1 को घटाया तो Sn क्या होगा, T1 प्लस T2 प्लस अप टिल Tn, तो ये Tn आएगा, ये कितना आएगा, Tn आएगा। तो तुम अगर हाफ को कॉमन ले लोगे तो वहाँ पे हो गया 3n² माइनस n, और यहाँ पे हो गया 3 टाइम्स n माइनस 1 का स्क्वायर, और यहाँ पे हो गया माइनस n माइनस 1, तो ये हो गया तुम्हारा 3 को कॉमन लिए इसमें और इसमें, तो क्या हो जाएगा, तो n प्लस n माइनस 1, और फिर क्या हो जाएगा n माइनस n प्लस 1, और इस दोनों में तो माइनस n, देखो यहीं पे कोई मिस्टेक था, वहाँ पे देखो ये दोनों n वहाँ पे लगता है कैंसिल कर दिए थे, कुछ मिस्टेक था वहाँ पे, तो माइनस n कितना हो गया ये, तो इसको एक साथ लाए हैं, तो मेरा ये था 3n² माइनस n लिखे, अभी यहाँ पे गलती की ना, घटाए हैं ना भाई, तो घटाए हैं तो पहला वाला ये प्लस में हो जाएगा, नहीं दूसरा वाला किस में हो जाएगा, कि इसमें इसको हम घटाए हैं तो 3n² माइनस n, तो ठीक है ये माइनस रहेगा, और ये वाला क्या हो जाएगा प्लस, तो ये वाला प्लस हुआ, तो ये माइनस n प्लस n कैंसिल, माइनस n, और यहाँ पे आ जाएगा -1, देखो होगा ऐसा, तो फाइनली हो गया हाफ टाइम्स 3 टाइम्स ये तो कैंसिल हो गया, और ये हो गया 2n माइनस 1 माइनस 1, तो हाफ टाइम से कितना हो गया, तो ये हो गया 6n, ये कितना हो गया 6n माइनस 3 माइनस 1, तो -4, अब तुम 2 से डिवाइड किए तो कितना हो गया 3n माइनस 2, तो कॉमन डिफरेंस कितना ना चाहिए 3, चेक करा रहा है इस बार, तो कुछ उसमें मिस्टेक था जो हम लोग ढूंढ नहीं पाए, तो इस बार फिर से उसको चेक करेंगे, ठीक है, मैथ तो फेल नहीं करेगा, उसमें कुछ मिस्टेक था जो हम लोग ढूंढ नहीं पाए कुछ, या हम इसको हम चेक करके लिए हैं, सम ऑफ एक एपी था तो होना तो चाहिए था वो भी, तो चलो, तो यहाँ पे तुम्हारा Tn आ गया, तो Tn ऐसा आ गया, कॉमन डिफरेंस कितना होगा 3, कि Tn तुम्हारा आ गया, Tn आ गया तुम्हारा 3n माइनस 2, तो Tn माइनस 1 क्या हो जाएगा, तो 3 टाइम्स n माइनस 1 माइनस 2, तो कॉमन डिफरेंस D कितना हो गया, तो Tn माइनस Tn माइनस 1, तो ये हो गया 3n माइनस 2 माइनस, तो ये हो गया 3n माइनस 3 और -2, तो 3n कैंसिल हो गया, ये -2 कैंसिल हो जाएगा, और माइनस माइनस प्लस, तुम अपने उस फॉर्मूले से भी लाते, उससे भी आता कि S1 निकालते, कितना है S1 निकालते, S2 निकालते, उससे मेरा आ जाता, आ जा रहा है ना सेम चीज, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन, कि इफ रेशियो ऑफ sum of n terms, if ratio of sum of n terms of two APs is 4:5, is, if ratio of sum of n terms of two APs is 2
2n plus 1 is to 3n. 2n plus 1 is to 3n. Yeah, 2n plus 1 is to 3n minus 2. 2n plus 1 is to 3n minus 2. Then find the ratio of, their nth terms. Then find the ratio of the nth term. Ratio of the nth terms of 2 APs. Then find the ratio of nth terms of 2 APs. ठीक है, तो ये तुमको दिया हुआ कि सम ऑफ n टर्म्स ऑफ 2 APs इज सच एंड सच. इसका क्या मतलब निकला कि मान लो AP नंबर 1 है, उस पहला AP है उसके n टर्म्स का सम, और दूसरा AP है उसके n टर्म्स का सम. तो लेट A1 be the first term of first AP. A1 be the first term of first AP and its common difference be D1, and its common difference be D1, and A2 be the first term of second AP and its common difference be D2. दो ठो AP लिया हुआ है कि पहला AP का फर्स्ट टर्म A1 है, कॉमन डिफरेंस D1 है, दूसरा AP का फर्स्ट टर्म A2 और कॉमन डिफरेंस क्या है, D2 है. तो सम ऑफ n टर्म्स का फॉर्मूला क्या होता है, तो n/2 इंटू ये क्या हो जाएगा 2A1 प्लस n-1 इंटू D1 होगा. जो दूसरा AP है उसके n टर्म्स का सम क्या हो जाएगा, तो n/2 इंटू 2A2 प्लस n-1 इंटू D2 होगा. और इस दोनों का रेशियो कितना है, तो रेशियो है 2n प्लस 1 डिवाइडेड 3n-2. रेशियो कितना है 2n प्लस 1 डिवाइड बाई 3n-2. तो हम लोग देख रहे हैं n/2 दोनों जगह से क्या हो गया, कैंसिल हो गया. तो n/2 हम लोग का दोनों जगह से कैंसिल हो गया. अब देखो पॉइंट क्या है, जैसे हम लोग यहाँ पे लिख दें कि रेशियो ऑफ nth टर्म के जगह इसको हम लोग क्या करना है, देन फाइंड द रेशियो ऑफ nth टर्म के जगह लिख लो रेशियो ऑफ 13th टर्म्स. क्या लिख लो, रेशियो ऑफ 13th टर्म्स ऑफ 2 APs कर दिया जाए, कुछ भी 13, 15, 25 कुछ भी कर दिया जाए. तो ध्यान सुनो, एक काम करते हैं यहाँ पे कि न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर दोनों को यहाँ पे 2 से डिवाइड कर रहे हैं. न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर दोनों किससे डिवाइड कर रहे हैं, 2 से. तो 2 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे बचेगा A1 प्लस n-1/2 टाइम्स D1. तो न्यूमरेटर को भी 2 से डिवाइड किया और डिनोमिनेटर को भी 2 से डिवाइड किया, कितना हो जाएगा A2 प्लस n-1/2 टाइम्स D2 होगा. और ये वाला कितना हो गया 2n प्लस 1 डिवाइड बाई 3n-2 हुआ. तो अब गौर से सुनना, हमको 13th टर्म चाहिए. क्या चाहिए, दोनों AP का 13th टर्म. तो क्या होगा A प्लस 12D, यानी n-1/2 का वैल्यू कितना होना चाहिए 12. तो n-1/2 का वैल्यू कितना होना चाहिए, तो n-1/2 का वैल्यू होना चाहिए 12. तो n का वैल्यू कितना हो गया 25 हो गया. n का वैल्यू कितना हो गया, तो यहां के बाद हम लोग बोलेंगे कि पुटिंग n इक्वल्स 25 बोथ द साइड्स. यहां के बाद हम लोग क्या बोलने वाले हैं कि पुटिंग n इक्वल्स 25 इन इक्वेशन 1 बोथ द साइड्स. पुटिंग n इक्वल्स 25
in equation 1 in both the sides. Putting n equals 25 in equation 1 both the sides. दोनों तरफ n का वैल्यू 25 रखते हैं, तो n का वैल्यू 25 रखे तो ये कितना हो जाएगा, तो 25 माइनस 1 24 बाई 2 कितना हो गया 12, तो ऊपर हो गया a1 प्लस 12d1 और नीचे हो गया a2 प्लस 12d2 हो जाएगा। हमको भाई 13 टर्म की बात चल रही थी, यहाँ पे कितना होना चाहिए a1 प्लस 12d1, तो इसको हम किससे इक्वेट कर 12 से, वहाँ से n का एक वैल्यू आएगा, तो जो n का वैल्यू है दोनों तरफ रिप्लेस किए, तो लेफ्ट हैंड साइड रिप्लेस करेंगे तो राइट में रिप्लेस करेंगे, तो 25 गुना 2 कितना हो गया 50, तो 50 प्लस 1 ऊपर में कितना हो गया 51, 25 गुना 2 कितना हो गया 50 प्लस 1 51, 25 गुना 3 75, 75 माइनस 2 कितना हो गया, तो क्या रेशियो आया उस एपी के, अभी जो एपी था जिसके एनएस टर्म्स का कुछ ऐसा था, 2 एपी लिए थे, दोनों के सम ऑफ एन टर्म्स का रेशियो कुछ ऐसा था, तो दोनों के 13 टर्म का रेशियो आ गया, तुमसे बोल देगा दोनों के 25 टर्म का रेशियो, तो क्या करते हैं खाली इस यहाँ पे जो n माइनस 1 बाई 2 टाइम्स d1 है 26 टर्म होता है, तो इसका वैल्यू कितना होना चाहिए था 25, तो n माइनस 1 बाई 2 का वैल्यू 25 करोगे तो इनका एक वैल्यू आएगा, तो इसमें क्वेश्चन बना, बात समझ आ रही है हम लोग को, ठीक है। नेक्स्ट, तो ये 15th क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन, लास्ट बहुत हुआ, ठीक है। The probability of red queen, the probability of red queen, the probability of red queen, the probability of red queen when a card is drawn, the probability of red queen when a card is drawn, the probability of red queen when a card is drawn, the probability of red queen when a card is drawn from well shuffled pack of 52 cards, from a well shuffled deck of 52 प्लेइंग कार्ड्स एज क्या होगा बोलो, कौन सा क्वीन, रेड क्वीन, तो रेड क्वीन तो केवल एक ही होगा, तो फेवर करने के लिए कितना पॉइंट 1 और टोटल कितना होगा 52, हाँ रेड क्वीन है, नहीं रेड क्वीन है, केवल डायमंड या फिर केवल हार्ट का नहीं ना, केवल क्या बोल रहा है रेड क्वीन, ठीक है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई, तो फेवर करने के लिए कितना क्वींस है 2 और टोटल कितना कार्ड्स है 52, तो ये आंसर हो गया 1/26। एक और है इसी टाइप का जो हम लोग गलत किए हैं, बहुत आसान क्वेश्चन था लेकिन बहुत लोग गलत किए इसको, ठीक है। द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग कंपोजिट नंबर, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए कंपोजिट नंबर, प्रोबेबिलिटी ऑफ getting a composite number, probability of getting a composite number when a die is thrown, when a die is थ्रोन, तो डाई को थ्रो करते हैं तो कौन कौन सा कंपोजिट नंबर आता है, केवल 4 और
6, ठीक है। तो कंपोजिट नंबर केवल 4 और 6 आता है, तो फेवर करने के लिए 2 पॉइंट हुआ, टोटल 6, आंसर हुआ 1/3। बहुत लोग कुछ और इसका आंसर लिख दिए, ठीक है, क्लियर। तो यहीं तक आज की पढ़ाई है।